सोचिए अगर 1990 में आपके दादाजी ने ये पापा ने सिर्फ 10,000 रुपए विप्रो में लगाए होते और फिर भूल गए होते तो आज उनके पास करोड़ों रुपए होते। एक कागज का टुकड़ा, एक डस्टी शेयर सर्टिफिकेट, एक भूली हुई इन्वेस्टमेंट और करोड़ों रुपए, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। इन्फोसिस में लगाए होते तो भी करोड़ों मिलते, एशियन पेंट्स में लगाए होते तो भी, HDFC बैंक में लगाए होते तो भी। पर यहाँ एक सवाल है, क्या 1990 में कोई जानता था कि विप्रो ये करेगी, कि इन्फोसिस ये करेगी? बिल्कुल नहीं। तब विप्रो वेजिटेबल ऑयल बेचती थी। इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति एक कमरे के ऑफिस में काम करते थे। ये किसी को नहीं पता था कि ये कंपनियां इतनी बड़ी बन जाएंगी। लेकिन आज 2026 में बैठकर हमें लगता है कि यार ये कितना आसान था, ये पता होना चाहिए था। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं हिंडसाइट बायस, और यही वो फीलिंग है जो लोगों को रात को सोने नहीं देती। ये फील की यार मैं मिस कर गया। पर दोस्तों, मैं यहाँ आपको ये बताने नहीं आया कि आपने 1990 का मौका मिस कर दिया। मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आज 2026 में भी वही 90s वाला दौर चल रहा है। अगले 20 से 25 सालों के नए मल्टीबैगर्स आज भी मार्केट में कहीं ना कहीं छुपे बैठे हैं, और आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे कि उन्हें आसपास ढूंढा कैसे जाए। इस इन्वेस्टिंग को कहते हैं कॉफी कैन इन्वेस्टिंग, यानी कि खरीदो और भूल जाओ। ज्यादातर लोग इसका नाम सुन के सोचते हैं कि ये कोई फैंसी स्ट्रेटजी है। असलियत में ये सबसे सिंपल स्ट्रेटजी है जो एग्जिस्ट करती है। आइडिया ये है कि अगर आप जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग कंपनीज खरीद लो और उन्हें सिर्फ देखो मत, उन्हें 10 से 15 साल या 20 साल के लिए भूल जाओ, तो कंपाउंडिंग और टाइम मिलके कुछ ऐसा करते हैं जो एक्टिव ट्रेडिंग नहीं कर सकती। इस स्ट्रेटजी की सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये आपको अपने सबसे बड़े दुश्मन से बचाती है, खुद आपसे। क्योंकि जब आप डेली पोर्टफोलियो देखते हो, जब आप हर मार्केट मूवमेंट पर रिएक्ट करते हो, जब आप न्यूज देख के डिसीजन लेते हो, तब आप ज्यादातर गलत डिसीजन लेते हो। क्योंकि मार्केट शॉर्ट टर्म में नॉइज क्रिएट करती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन मशीन है। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आपने अपने घर के आंगन में एक आम का पेड़ लगाया, तो क्या आप रोज सुबह उठकर उस पेड़ की जड़ें खोद कर देखते हैं कि भाई तू कितना बड़ा हुआ? नहीं ना। अगर आप ऐसा करोगे तो पेड़ मर जाएगा। आप बस पानी देते हैं और इंतजार करते हैं। स्टॉक मार्केट में भी वही करना है, कंपनी खरीदनी है और सो जाना है। अब सवाल ये है, कौन सी कंपनीज? अगर आपने बबूल का पेड़ लगा दिया और 10 साल इंतजार किया तो आम नहीं मिलेंगे, कांटे ही मिलेंगे। मतलब अगर आपने कचरा स्टॉक खरीद कर कॉफी कैन में डाल दिया तो 10 साल बाद वो डब्बा खाली मिलेगा। इसलिए अब ये समझना बहुत जरूरी है कि 1990 के मार्केट लीडर्स कोई रैंडम कंपनीज नहीं थी। अगर आप उन्हें आज की नजर से देखो तो उनमें कुछ कॉमन चीजें थी जो तब भी क्लियरली विजिबल थी, बस लोग देखना नहीं चाहते थे या उन्हें समझ नहीं आता था। पहली चीज थी एक बड़ा समंदर, यानी कि मार्केट। ये कंपनीज उस वक्त आई थी जब उनका मार्केट वर्चुअली जीरो था। विप्रो और इन्फोसिस तब आईटी में थे जब आईटी इंडस्ट्री का जन्म हो रहा था। एशियन पेंट्स तब आया जब ऑर्गेनाइज्ड पेंट मार्केट बहुत छोटा था। इनके आगे ग्रो करने के लिए पूरा समंदर खाली था, यानी कि पूरी मार्केट खाली थी। सैचुरेशन बहुत दूर थी और अपॉर्चुनिटी ह्यूज थी। दूसरी चीज थी एक रिपीटेबल स्केलेबल बिजनेस मॉडल। ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड रॉकेट साइंस वाले बिजनेस नहीं थे। एशियन पेंट्स बस एक पेंट का डब्बा बेचती थी, लेकिन उस एक डब्बे को वो बार बार करोड़ों लोगों को बेच सकती थी। HDFC का एक ही काम था, लोन देना, और उसी प्रोसेस को वो बार बार नए कस्टमर्स पर रिपीट करते थे। इन्फोसिस एक इंजीनियर भेजती थी, वही काम अलग अलग क्लाइंट्स के लिए बार बार। ये बिजनेसेस कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे, वो सिंपल थे लेकिन स्केलेबल थे। बिजनेस जितना सिंपल और स्केलेबल होगा, लंबे समय में उतना ही ज्यादा पैसा छापेगा। तीसरी चीज थी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, जो फाउंडर लीड हो या फिर फाउंडर ओरिएंटेड थिंकिंग वाला हो, जैसे नारायण मूर्ति और नंदन नीलकणी इन्फोसिस के लिए पर्सनली इन्वेस्टेड थे। जब कोई फाउंडर अपना खुद का खून पसीना लगाता है तो वो कंपनी में अगले 3 महीने का प्रॉफिट नहीं देखता, वो अगले 30 साल की लेगेसी बनाना चाहता है। चौथी चीज थी एक मोड। मोट मतलब एक ऐसी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो आसानी से कॉपी ना हो सके। एशियन पेंट्स का मोड था उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। 60,000 से ज्यादा डीलर्स पूरे इंडिया में, एक ऐसी नेटवर्क जिसे बिल्ड करने में दशकों लगते हैं। HDFC का मोड था उनका ट्रस्ट और ट्रैक रिकॉर्ड। बैंकिंग में ट्रस्ट ही सब कुछ होती है। विप्रो और इन्फोसिस का मोड था उनका टैलेंट पूल और क्लाइंट रिलेशनशिप्स। ये चीजें रात भर में नहीं बनती और इसलिए इन्हें कॉपी करना मुश्किल था। तो अगर आपको पैटर्न समझना है तो ये था बड़ा मार्केट प्लस स्केलेबल बिजनेस प्लस स्ट्रॉन्ग लीडरशिप प्लस
कॉपी ना होने वाला मोट। अब सीधे पॉइंट पर आओ, आज के इंडिया में वो कौन सी जगह है जहां 20 से 25 साल बाद लोग पीछे देख के कहेंगे यार ये तो 2026 में दिखाई दे रहा था। पहला सेक्टर है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। सब बोल रहे हैं एआई दुनिया बदल देगा, सब कोई ऐसी एआई सॉफ्टवेयर कंपनी ढूंढ रहे हैं जो रातों रात 10x हो जाए। लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर सॉफ्टवेयर नहीं ढूंढता, वो इंफ्रास्ट्रक्चर ढूंढता है। गोल्ड रश के टाइम पर सबसे ज्यादा पैसा किसने कमाया था? सोना ढूंढने वालों ने नहीं, बल्कि सोना ढूंढने वालों को फावड़ा जैसे टूल बेचने वालों ने। इसी तरह एआई चलाने के लिए क्या चाहिए? पहला, डाटा सेंटर्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जहां सर्वर्स रखे जाते हैं। दूसरा, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स जो डाटा को लाइट की स्पीड से ट्रांसफर करती है। तीसरा, कूलिंग सिस्टम्स, सर्वर्स को ठंडा रखने के लिए मैसिव एसीज। चौथा, पावर यानी कि बिजली। एआई नॉर्मल सर्च से 10 गुना ज्यादा बिजली खाता है। सॉफ्टवेयर कौन जीतेगा, चैट जीपीटी या जेमिनी, ये हमें नहीं पता, लेकिन जो भी जीतेगा उसे केबल्स, डाटा सेंटर्स और बिजली तो चाहिए ही होगी। इसलिए इन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों पर नजर रखिए, ये 2026 के सबसे ओबियस ट्रेंड हैं। दूसरा सेक्टर है एनर्जी ट्रांजिशन। हम लोग ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं। सब लोग ऑटो कंपनीज के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन ईवी सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। असली गेम है एनर्जी जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। सोचिए, जब पूरा इंडिया पेट्रोल से हटकर बिजली पर आएगा तो उतनी बिजली आएगी कहां से? देश को अपनी आधी से ज्यादा एनर्जी ग्रीन यानी कि सोलर या विंड से करनी पड़ेगी। लेकिन पुराने बिजली के तार यानी कि ग्रिड उस नई पावर को झेल नहीं पाएंगे। यहाँ आती है वो कंपनीज जो स्मार्ट मीटर्स बनाते हैं, पावर ट्रांसफॉर्मर्स बनाते हैं, बैटरी शॉर्टेज सॉल्यूशंस बनाती हैं, ग्रीन हाइड्रोजन पर काम कर रही हैं। फॉसिल फ्यूल्स यानी कि कोयला और पेट्रोल का टाइम जा रहा है। ये ट्रांजिशन ऑप्शन नहीं है, ये मजबूरी है। और जहाँ मजबूरी होती है वहाँ धंधा सबसे बड़ा होता है। सेक्टर 3, EMS यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विस। पिछले 30 साल में दुनिया का सारा सामान चाइना ने बनाया, लेकिन अब कोविड और जियोपॉलिटिक्स के बाद दुनिया की हर बड़ी कंपनी जैसे एप्पल, सैमसंग, माइक्रोसॉफ्ट, इनको चाइना से बाहर एक बैकअप चाहिए और इंडिया इसका सबसे बड़ा गेनर बन रहा है। सरकार ने PLI यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम चला रखी है। आज हम सिर्फ मोबाइल असेंबल नहीं कर रहे, हम उसके अंदर की प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स और धीरे धीरे सेमीकंडक्टर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। वो इंडियन कंपनीज जो इन ग्लोबल जायंट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है, वो अगले 10 से 20 सालों तक मैसिव ऑर्डर बुक करके बैठने वाली है। हम सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर से हार्डवेयर एक्सपोर्टर बनने वाले हैं। चौथा सेक्टर है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। कुछ साल पहले तक इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर था, यानी कि बाहर से खरीदने वाला। आज इक्वेशन बदल रही है। सरकार का क्लियर माइंडसेट है, हमें अपने हथियार खुद बनाने हैं। सिर्फ टैंक या प्लेन नहीं, उनके अंदर लगने वाले रडार्स, सेंसर्स, ड्रोन्स और सॉफ्टवेयर। दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल टेंशंस, वॉर बढ़ रही हैं। हर देश अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहा है। इंडियन डिफेंस कंपनीज अब सिर्फ इंडिया को नहीं, बाहर के देशों को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जहां कॉन्ट्रैक्ट 1 या 2 साल के लिए नहीं होते, सीधा 10 से 15 साल के होते हैं। ठीक है, सेक्टर्स तो समझ गए, लेकिन सेक्टर्स में भी हजारों कंपनीज हैं। तो किसी भी कंपनी के बारे में कैसे डिसाइड करें कि ये पोटेंशियल कॉफी कैन कैंडिडेट है या नहीं? इसके लिए एक बहुत स्ट्रिक्ट फिल्टर बनाया है। हजारों कंपनीज में से सिर्फ 10 से 12 कंपनीज ही हैं जो इस फिल्टर को पास करती हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये 2 कंडीशन बहुत जरूरी है। पहला फिल्टर, रेवेन्यू ग्रोथ। एक बार तो T20 में भी तुक्के से कोई भी छक्का मार सकता है ना? उसे लक कहते हैं। उसी तरह 1 साल का अच्छा प्रॉफिट शायद मार्केट की मेहरबानी हो, लेकिन जो बैट्समैन हर मैच में चाहे पिच कैसी भी हो कंसिस्टेंटली रन बनाए तो वो लेजेंड होता है। इसी तरह अगर कोई कंपनी लगातार 5 से 7 साल तक अपना रेवेन्यू यानी कि सेल्स 15 से 20% से बढ़ा रहा है तो बॉस ये लक नहीं है, ये उनका सॉलिड रोड मैप और एग्जीक्यूशन है। दूसरा फिल्टर है द मनी मेकिंग मशीन। फाइनेंशियल की दुनिया में इसे रिटर्न ऑन इक्विटी या ROE कहते हैं। इसे आसान भाषा में ऐसे समझो, अगर आपने एक बिजनेस में 100 रुपए लगाए तो वो बिजनेस उस 100 रुपए का यूज करके साल भर में कितना रिटर्न कमा कर दे रहा है। जो कंपनी लगातार 1 डिकेड तक अपना ROE 20% से ऊपर मेंटेन करती है तो समझ जाओ वो कंपनी एक जेन्युइनली कंपाउंडिंग मशीन है। इसका सीधा सा मतलब है कि मैनेजमेंट को पैसा मल्टीप्लाई करना आता है। नेक्स्ट जनरेशन के मार्केट लीडर्स एक ही चीज मांगती हैं आपसे, पेशेंस और कन्विक्शन। और ये दोनों चीज आपके पास तब आती हैं जब आप समझते हो
कि आप क्या खरीद रहे हो और क्यों। इसलिए रिसर्च करो, फंडामेंटल समझो और फिर कॉफी कैन की तरह इन्वेस्ट करो। अगर ये फ्रेमवर्क आपको यूजफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ आपके हिसाब से 2026 का नेक्स्ट मल्टीबैगर कौन सा सेक्टर हो सकता है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।